नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में कैश फ्लो क्राइसिस का असली सच क्या है और बिल्डरों के पसीने क्यों छूट रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, मिडिल क्लास यानी आपकी जिंदगी और आपके सपने पर इसका क्या असर पड़ेगा, यानी कि अपने घर का सपना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी बेहद इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जानकारी और साथ ही कुछ टिप्स भी हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिल्डर के पास ज़मीन है, प्रोजेक्ट है, लेकिन कैश नहीं। सुनने में ये लाइन थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन 2025-26 के रियल एस्टेट मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। अगर आप बाहर से देखें तो लगेगा कि हर जगह क्रेन्स चल रही, नए नए लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, एड्स हर जगह दिख रही, लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल उल्टी है। असल में बिल्डर्स के पास एसेट्स यानी जमीन, बिल्डिंग, इन्वेंट्री तो बहुत है, लेकिन लिक्विड कैश नहीं है और यही उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। अब इसे थोड़ा डेटा के साथ समझते हैं क्योंकि यही डेटा पूरी कहानी खोल देता है। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में इंडिया की हाउसिंग सेल्स में करीब 14% की गिरावट है। जहां 2024 में लगभग 4,60,000 यूनिट बिके थे, वहीं 2025 में गिरकर 3,90,000 यूनिट हो गए। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी ट्रेंड बहुत खास नहीं था, जहां करीब 4,04,000 यूनिट ही बिक पाए, जबकि उसी दौर में बिल्डर्स ने लगभग 4,45,000 यूनिट लॉन्च कर दी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब डिमांड कम है तो सप्लाई इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, और यहीं से कैश फ्लो क्राइसिस शुरू होता है। देखिए, रियल एस्टेट का पूरा मॉडल कैश फ्लो पर चलता है। बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, बुकिंग आती है, बायर इंस्टॉलमेंट्स देता है, उसी पैसे से कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता है और प्रोजेक्ट पूरा होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि बुकिंग स्लो हो गई है, बायर्स हेजिटेट कर रहे हैं और जो बायर पहले बुकिंग कर चुके हैं वो भी पेमेंट डिले कर रहे हैं, यानी इनफ्लो स्लो हो, लेकिन आउटफ्लो अभी भी चल रहा है। बिल्डर को लेबर का पैसा देना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, अप्रूवल मेंटेन करने, बैंक लोन का इंटरेस्ट भरना है, ये सब खर्च रुकते नहीं। यही वजह है कि कई रिपोर्ट्स में साफ कहा गया कि डेवलपर्स का कैश फ्लो प्रेशर में है क्योंकि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। बिल्डर के पास 100 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है, लेकिन बिग सिर्फ 40 रहे, बाकी 60 फ्लैट्स इन्वेंट्री बनकर खड़े। इन 60 फ्लैट्स में बिल्डर का पैसा फंसा हुआ है। सीमेंट, स्टील, लेबर, लैंड कॉस्ट सब लग चुका है, लेकिन पैसा वापस नहीं आ रहा। यही इन्वेंट्री पाइलअप असली विलन है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में भी यही बताया गया कि इंडियन हाउसिंग मार्केट में डिमांड स्लो डाउन के शुरुआती संकेत दिखा रही है। अनसोल्ड इन्वेंट्री धीरे धीरे बढ़ रही है। अब सोचिए, अगर पैसा फंसा रहता है तो बिल्डर क्या करेगा? पहला असर, कंस्ट्रक्शन स्लो हो जाएगा। आपने खुद नोटिस किया होगा कि कई प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी डिले हो रही है। दूसरा असर, बिल्डर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने से डरता है क्योंकि पुराने का पैसा अभी तक नहीं आया। तीसरा असर, बैंक लोन का दबाव बढ़ सकता है। आज कई डेवलपर्स हाई इंटरेस्ट लोन पर काम कर रहे हैं, जहां इंटरेस्ट रेट्स 10 से 14% तक पहुंच गए, और जब सेल्स नहीं होती तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट भी प्रॉफिट खा जाती है। यही वजह है कि छोटे और मिड साइज बिल्डर्स सबसे ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके पास बड़े कॉर्पोरेट डेवलपर जैसा बैकअप नहीं होता। दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी और इंटरेस्टिंग है। आज मार्केट में कंसोलिडेशन शुरू हो चुका है। छोटे बिल्डर्स फंडिंग ढूंढ रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म से पैसा उठाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने प्रोजेक्ट्स बड़े डेवलपर को बेच रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि एनसीआर रीजन स्लो डाउन के शुरुआती संकेतों के साथ प्रोजेक्ट टेकओवर की स्थिति में पहुंच रहे हैं, जहां बड़े प्लेयर्स छोटे बिल्डर के स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स खरीद रहे हैं। इसका मतलब साफ है, मार्केट धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स के हाथ में जा रहा है। अब यहाँ एक और बड़ा फैक्टर आता है, कॉस्ट वर्सेस रिकवरी गैप। दोस्तों, पिछले 2 से 3 साल में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुकी है। सीमेंट, स्टील, लेबर सब महंगे हो गए, लेकिन दूसरी तरफ बायर्स उतनी तेजी से प्राइस एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। ICRA की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रॉपर्टी प्राइस में 2023-25 के बीच 10% से ज़्यादा का एनुअल ग्रोथ देखा गया, लेकिन डिमांड उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। इसका मतलब बिल्डर को ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, लेकिन रिकवरी स्लो है, और यही गैप कैश फ्लो को और ख़राब कर रहा है। अब एक हिडन प्रॉब्लम भी समझिए, ओवर कॉन्फिडेंस साइकिल। दोस्तों, कोविड के बाद 2021-2023 में रियल एस्टेट मार्केट में बूम आया, सेल्स तेजी से बढ़ी, प्राइस भी ऊपर गए और बिल्डर को लगा कि डिमांड हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसी कॉन्फिडेंस में उन्होंने एग्रेसिव लॉन्च शुरू कर दिया।
लग्जरी प्रोजेक्ट्स, हाई एंड अपार्टमेंट्स, बड़े टिकट साइज वाले होम। लेकिन जैसे ही 2024-25 में इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, ईएमआई महंगी हुई और अफोर्डेबिलिटी कम हुई, डिमांड सडनली स्लो हो गई। लेकिन सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है और अब वही सप्लाई बिल्डर के लिए हेडेक बन गई है। और यही वजह है कि आज कई बिल्डर्स के पास पेपर वेल्थ तो है, यानी बैलेंस शीट में एसेट्स दिख रहे हैं, प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, लेकिन बैंक अकाउंट में कैश नहीं है। यही सिचुएशन किसी भी बिजनेस के लिए सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट में दिख सकता है लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव हो सकता है। अब अगर इस पूरे चैप्टर को एक लाइन में समझना हो तो रियल एस्टेट में प्रॉब्लम डिमांड की नहीं, टाइमिंग और कैश फ्लो। डिमांड है, लोग घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन सही समय, सही प्राइस और सही अफोर्डेबिलिटी मैच नहीं हो पाती। और जब ये मिसमैच होता है तो सबसे पहले बिल्डर फंसता है, क्योंकि वही सप्लाई साइड पर खड़ा है। बिल्डर के पास जमीन है, प्रोजेक्ट है, इन्वेंट्री, लेकिन लिक्विडिटी नहीं। और यही लिक्विडिटी क्राइसिस आज पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की बैकबोन को हिला रही है। दोस्तों, आज का बायर स्मार्ट हो गया और यही लाइन 2025-26 के रियल एस्टेट मार्केट की पूरी दिशा बदल दी, क्योंकि पहले जहां घर खरीदना सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट प्लस स्टेटस सिंबल माना जाता था, वही आज बायर पूरी कैलकुलेशन के साथ डिसीजन ले रहा है और सबसे बड़ा सवाल पूछ रहा है, ईएमआई भरूं या रेंट पर लूं। और यही से पूरा खेल पलट जाता है। अब इसे थोड़ा ग्राउंड रियलिटी और डेटा के साथ समझते हैं, क्योंकि यही वो फैक्टर है जिसने बिल्डर्स की सेल्स को सीधे इम्पैक्ट किया। मान लीजिए आप 1 करोड़ का एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं। आज के इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में जो करीब 8.5 से 9.5 के आसपास चल रहा है, अगर आप 20% डाउन पेमेंट देते हैं और बाकी लोन लेते हैं तो आपकी ईएमआई आराम से 80,000 से 90,000 के बीच आती है और कई केसेस में ये 1 लाख तक पहुंच जाती है, डिपेंडिंग ऑन टेन्योर और रेट। वही अगर आप उसी प्रॉपर्टी को रेंट पर लेते हैं तो मेट्रो सिटीज़ में उसका रेंट करीब 25,000 से 35,000 के बीच होता है। लोकेशन के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, यानी सिंपल मैथ, ईएमआई रेंट से 2 से 3 गुना ज़्यादा है। अब बायर के दिमाग में कैलकुलेशन देखिए, अगर मैं 30,000 में वही घर रेंट पर ले सकता हूं तो 90,000 ईएमआई क्यों भरूं? और यही सवाल आज लाखों लोग पूछ रहे हैं। अब यहाँ एक साइकोलॉजिक शिफ्ट भी समझना जरूरी है। पहले लोग सोचते थे रेंट देना मतलब पैसा बर्बाद करना, लेकिन अब ये सोच बदल गई। आज का बायर कहता है कि एक्स्ट्रा 50 से 60,000 ईएमआई देने से अच्छा उस पैसे को एसआईपी, म्यूचुअल फंड या दूसरे इन्वेस्टमेंट में डालो, जहां उसे बेटर रिटर्न्स मिल सके और फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहती है। और यही माइंडसेट चेंज सबसे बड़ा रीजन है डिमांड स्लो डाउन। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में साफ कहा गया कि इंडिया के हाउसिंग मार्केट में डिमांड की ग्रोथ धीरे धीरे स्लो हो रही है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी इशू बढ़ रहा है और बायर वेट एंड वॉच के मोड में जा रहे हैं। यानी लोग खरीदने से भाग नहीं रहे, बस डिले कर रहे हैं। अब अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो यहाँ भी डेटा काफ़ी कुछ बताता है। आईसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 2025 के बीच हाउसिंग प्राइसेस में 10% से ज़्यादा सालाना बढ़ोतरी देखी, लेकिन इनकम उसी पेस में नहीं बढ़ी। यानी घर महंगे होते गए और लोग भी बाइंग कैपेसिटी उतनी नहीं बढ़ी। इसका सीधा असर ईएमआई पर पड़ा। लोन अमाउंट बढ़ा, ईएमआई बढ़ी और अफोर्डेबिलिटी कम हो। दूसरी तरफ रेंट्स जरूर बढ़े, लगभग 5 से 9% सालाना ग्रोथ देखी गई, बट फिर भी रेंट ईएमआई के मुकाबले काफ़ी सस्ता है और यही गैप बायर को रोक रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखिए, आज के बायर फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर आप रेंट पर रहते हैं तो आप जॉब चेंज होने पर आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं, सिटी बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, यानी कि खरीद कर रह रहे हैं, आप एक जगह बंध जाते हैं। खासकर मिलेनियल्स और जेनजी बायर जो कैरियर मोबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो लॉन्ग टर्म लोन कमिटमेंट से बचना चाहते हैं। यही वजह है कि बड़े शहर में रेंटल डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है और को लिविंग, मैनेज रेंटल हाउसिंग जैसे नए मॉडल्स भी तेज़ी से उभर रहे हैं। अब बिल्डर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ट्रेंड उनके लिए और भी खतरनाक है, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस मॉडल इस एजम्पशन पर बना था कि लोग इवेंचुअली घर खरीदेंगे, लेकिन अगर बायर परचेज डिसीजन पोस्टपोन करता है तो सेल साइकिल लंबी हो जाती है। पहले जहां प्रोजेक्ट लोन के 6 से 12 महीने में अच्छी बुकिंग हो जाती थी, अब वही प्रोसेस 18 से 24 महीने तक खींच रहा है। इसका मतलब बिल्डर का पैसा ज़्यादा समय तक फंस रहा है, कैश फ्लो और खराब हो और प्रोजेक्ट कंपनसेशन भी डिले हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम की एक रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया गया है कि हाउसिंग डिमांड में स्लो डाउन के शुरुआती संकेत दिखाई दे रहे हैं, खासकर मिड इनकम सेगमेंट जहां अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ा इशू बन चुका है। यानी प्रॉब्लम डिमांड की एब्सेंस नहीं, प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी और टाइमिंग की।
दोस्तों, लोग खरीदना चाहते हैं बट अभी नहीं। अब एक और हिडन एंगल समझिए, इंटरेस्ट रेट साइकिल। पिछले कुछ सालों में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, जिससे होम लोन महंगे हो गए। और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है तो ईएमआई सीधे बढ़ जाती है। इवन अगर प्रॉपर्टी प्राइस सेम रहे, यानी बायर को दोहरी मार झेलनी पड़ी, एक तरफ प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ी, दूसरी तरफ लोन महंगा, और यही कॉम्बिनेशन डिमांड को कमजोर कर देता है। अब अगर इसे एक सिंपल स्टोरी में समझें, एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसकी इनकम 1 लाख पर मंथ है। अगर वो 90,000 ईएमआई भरती है तो उसके पास बाकी खर्चों के लिए कुछ नहीं बचता। एजुकेशन, मेडिकल, लाइफस्टाइल, सेविंग सब प्रभावित होती है। वही अगर वो फैमिली 30,000 रेंट देती है तो उसके पास 60,000 एक्स्ट्रा बचता है, जिससे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं या इमरजेंसी के लिए रख सकते हैं। अब ऑब्वियसली वो सेफर ऑप्शन चुनेगी, एंड यही रीजन है कि एंड यूजर मार्केट से टेम्परेरीली बाहर हो रहा है। और यही ट्रेंड बिल्डर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि इन्वेस्टर पहले ही मार्केट से धीरे धीरे निकल चुका है और अब एंड यूजर भी वेट कर रहे हैं, यानी डिमांड साइड दोनों तरफ से वीक हो रही है। यही वजह है कि कई प्रोजेक्ट्स में बुकिंग स्लो है, अनसॉल्व इन्वेंट्री बढ़ रही है और कैश फ्लो क्राइसिस और गहरा होता जा रहा है। जब ईएमआई भारी लगने लगती है दोस्तों और रेंट सस्ता दिखने लगता है तो बायर नेचुरली पीछे हट जाता है, और यही हेजिटेशन आज पूरे रियल एस्टेट मार्केट की डिमांड को धीमा कर रहा है। पहले मार्केट इन्वेस्टर चलाता था, अब एंड यूजर डिसाइड कर रहा है, और यही बदलाव 2025-26 के रियल एस्टेट मार्केट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुका है। क्योंकि अगर आप 2015 से 2022 तक का फेज देखें तो प्रॉपर्टी मार्केट का असली इंजन एंड यूजर नहीं बल्कि इन्वेस्टर था, जो लॉन्च के टाइम पर बुकिंग करता था, कंस्ट्रक्शन के दौरान ही प्रीमियम पर यूनिट बेच देता था और बिना घर लिए ही प्रॉफिट कमा लेता था। यानी रियल एस्टेट एक तरह से ट्रेडिंग एसेट बन चुका था, लेकिन अब पूरा इक्वेशन उल्टा हो गया। आज इन्वेस्टर मार्केट से धीरे धीरे गायब हो रहा है और इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला, प्राइसेस पहले ही काफ़ी ऊपर जा चुकी है। दूसरा, ग्रोथ की स्पीड स्लो हो गई। और तीसरा, लिक्विडिटी एग्जिट मुश्किल हो गया। वेल बुक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 के बाद प्रॉपर्टी मार्केट में डिमांड में ठंडक आई और कई बायर्स पेमेंट डिले या कैंसिल कर देते हैं। यानी जो इन्वेस्टर पहले क्विक प्रॉफिट के लिए एंट्री करता था, अब वो खुद फंसने के डर से घबराया हुआ है। अब यहाँ प्राइस स्टैग्नेशन का डर भी बड़ा फैक्टर बन चुका है। पहले इन्वेस्टर को भरोसा था कि प्रॉपर्टी की कीमत हर साल 10 से 15% बढ़ेगी, लेकिन अब ग्रोथ लिमिटेड हो गई है। कई मार्केट्स में प्राइस स्टेबलाइज हो रहे हैं और कुछ जगहों पर करेक्शन की बात हो रही है, जिससे स्पेकुलेटिव बाइंग कम हो गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट भी इशारा करती है कि हाउसिंग डिमांड में क्रैक्स दिख रहे हैं और मार्केट धीरे धीरे कूलिंग फेज में जा रहा है। यानी इन्वेस्टर अब रिस्क लेने से बच रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। दूसरी बड़ी गलती सप्लाई साइड पर, जहां बिल्डर्स ने डिमांड को सही तरीके से पढ़ा ही नहीं। कोविड के बाद लग्जरी हाउसिंग बूम आया, हाई इनकम बायर्स एक्टिव हुए और बिल्डर्स ने उसी ट्रेंड को पकड़कर बड़े बड़े लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए, 3 BHK, 4 BHK, पेंट हाउसेज। लेकिन धीरे धीरे मिडिल क्लास सेगमेंट पीछे छूट गया। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कई शहरों में 1 BHK और अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई में भारी गिरावट है। कुछ केसेस में ये गिरावट 50% से ज़्यादा पहुंच गई। यानी मार्केट में डिमांड तो है, बट जिस सेगमेंट में डिमांड है वहाँ सप्लाई है ही नहीं, और जहाँ सप्लाई है वहाँ बायर नहीं। यही मिसमैच बिल्डर के लिए सबसे बड़ा ट्रैप बन गया। अब तीसरा बड़ा झटका इन्वेस्टर साइड से, प्राइवेट इक्विटी यानी PE इन्वेस्टमेंट, जो रियल एस्टेट सेक्टर को एक बड़ा फंडिंग सोर्स होता है, उसमें भी गिरावट देखने को मिली। इन्फॉर्मेरिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में रियल एस्टेट सेक्टर में PE इन्वेस्टमेंट करीब 29% तक गिरी। यानी बिल्डर्स के पास फंडिंग के ऑप्शंस भी कम हो रहे हैं। पहले जहां डेवलपर्स इजीली PE फंड्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से पैसा उठा लेते थे, अब उन्हें ज़्यादा सिक्योरिटी, हाई कॉस्ट और लिमिटेड फंडिंग का सामना करना पड़ता है। अब इन तीनों चीज़ों को जोड़िए, इन्वेस्टर्स गायब, एंड यूज़र हेजिटेट कर रहे हैं और फंडिंग कम, तो रिजल्ट क्या होगा? सिंपल, सेल्स गिरेगी, इन्वेंट्री बढ़ेगी और कैश फ्लो और ख़राब होगा। और यही आज ग्राउंड रियलिटी। कई प्रोजेक्ट्स में बिल्डर यूनिट बेच नहीं पा रहे, इन्वेस्टर्स एग्जिट नहीं कर पा रहे और एंड यूजर वेट कर रहे हैं। यानी पूरा मार्केट स्टक हो गया। अब अगर इसे एक लाइन में समझे, पहले इन्वेस्टर मार्केट को पुश करता था, अब एंड यूजर मार्केट को होल्ड कर रहा है। और जब एंड यूजर होल्ड करता है तो मार्केट की स्पीड अपने आप स्लो हो जाती है। इन्वेस्टर गया, डिमांड गिरी, इन्वेंट्री बढ़ी, बिल्डर फंस गया, और यही चेन रिएक्शन आज पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को दबा रही है।
तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी कि किस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में कैश फ्लो क्राइसिस जो है वो बढ़ रहा है और उसके पीछे के ये थे तमाम वो रीजंस। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहीं आपको मिलती है रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी रियल स्टोरीज। नमस्कार।